हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी 101 की। यूनिट 2 का नाम है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, द स्टडी ऑफ स्टेट एंड पावर, जिसमें कि हम पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे और स्टेट और पावर के बारे में भी जानेंगे। देखिए 2.2 मैंने क्या कर रखा है, हर एक जो पैराग्राफ है उसके नोट्स बना रखे हैं। हम बुक से नहीं पढ़ रहे हैं, हम नोट से पढ़ रहे हैं। आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.2 पॉलिटिक्स एज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी। पॉलिटिक्स एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी के तौर पे पॉलिटिक्स में होता क्या है, क्या इससे हमें मिलता है और उसमें क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं। देखिए पॉलिटिक्स का मेन चीज़ जो होती है पावर। कोई भी पर्सन है उसको जो पावर दी जाती है वो अपनी पावर को किस तरह से अच्छे से यूज़ करता है, किस तरह से हमारे सोशली हमारे समाज को आगे बढ़ाता है, हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाता है। इन सब चीज़ों का फोकस किया जाता है पॉलिटिक्स में। ओके, इन्वॉल्व्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़। मतलब अगर किसी इंसान को हम पावर दे दें कुछ करने की, अच्छी स्कीम्स बनाने की, तो वो किस तरह से अपनी पावर का यूज़ कर सकता है या करता है, वो पॉलिटिक्स में आता है। मेन फोकस किस चीज़ पे होता है? पावर पे। अब पावर क्या होती है, किस तरह की पावर किसी भी पर्सन को दी जाती है? इस तरह की पावर दी जाती है कि वो हमारा जो इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, फिज़िकल इन्वायरमेंट है, उसको चेंज कर सके। जैसे कि कोई न्यू स्टेडियम बनाना है या कोई भी न्यू स्कीम लेके आनी है, फीमेल्स के लिए कोई स्कीम है या किसी जो बिलो पॉवर्टी लेवल के जो लोग हैं उनके लिए कोई स्कीम है। ये सब जो है पॉलिटिशियंस इन स्कीम्स का यूज़ करके हमारे इन्वायरमेंट को अच्छा बना सकते हैं, सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, पॉलिटिक्स में जो पावर होती है उसमें रिसोर्स और फोर्सेस दी जाती है पॉलिटिशियंस को। परवेजिवनेस ऑफ पॉलिटिक्स। परवेजिवनेस मतलब कहाँ कहाँ हमें पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। पॉलिटिक्स नॉर्मली हर एक ग्रुप में देखने को मिलती है, हर एक सोसाइटी में हमें देखने को मिलती है, चाहे वो हमारी प्राइवेट लाइफ हो, चाहे वो हमारी पब्लिक लाइफ हो। कहीं भी हम ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, तो हर जगह हमें पॉलिटिक्स देखने को मिल जाती है। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स किस तरह से दर्शाई जाती है? एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन, इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सोसाइटल लाइफ। पॉलिटिक्स हमें वहाँ पे देखने को मिलती है जहाँ कोई भी रिलेशन होगा या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे कोई भी हमारी लाइफ जो है, सोसाइटल लाइफ जो है वो चल रही होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का क्या रोल रहता है? क्रिएट्स एंड कंडीशंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब हमारी जो हमारी लाइफ है उसके अलग अलग जो पहलू है वो क्रिएट होते हैं पॉलिटिक्स से, और सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिव प्रॉब्लम्स एंड देयर रिजोल्यूशन। कोई भी मतलब समाज की एक समाज है, एक सोसाइटी है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पॉलिटिक्स के थ्रू, सबकी सहमति के थ्रू जो प्रॉब्लम को है वो सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो है रोल है पॉलिटिक्स का, मेन रोल है कि हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाना। ओके, किसी भी ग्रुप को आगे बढ़ाना। पॉलिटिक्स डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन प्रिसाइसली। पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस दी गई है। नियरेस्ट कैप्सूल स्टेटमेंट हो गई या फिर सिग्निफिकेंट पॉइंट यहाँ पे दिए गए हमारी बुक में, जो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अ क्रिस्प डेफिनेशन। इसमें बोला गया है कि एक बिल्कुल पर्टिकुलर डेफिनेशन देना, क्रिस्पी डेफिनेशन देना पॉलिटिक्स की मुश्किल है। पॉलिटिक्स इज़ अ टर्म विद वेरिड यूजेस एंड नॉन्सेस। मतलब जो पॉलिटिक्स है वो अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती है। कुछ लोगों के लिए पॉलिटिक्स का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ नेतागिरी करो और अपना मजे लो। कुछ लोगों के लिए कुछ और मतलब होता है, कुछ लोगों के लिए ये मतलब होता है कि हम अपने समाज में सुधार लाएंगे। तो हर एक इंसान पॉलिटिक्स को अलग अलग नज़रिए से देखता है, अलग अलग तरीके से देखता है। अ प्रिसाइज डेफिनेशन दैट फिट्स ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इज़ इम्पॉसिबल। कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जिससे हम पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन कर सके वो मुश्किल हो जाती है। जैसे ऑफिस में आप देखते होंगे तो बोलते हैं ना इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है। ओके, इस तरह से जो है ना ये डिफ़ाइन करना पॉलिटिक्स को बड़ा ही मुश्किल है। ये हमारी बुक में लिखा हुआ है। ओके, नियरेस्ट कैप्सूल स्टेटमेंट भी हमारी बुक में गिवन है। पॉलिटिक्स इज़ द एक्टिविटी बाय विच ग्रुप्स रीच बाइंडिंग कलेक्टिव डिसीजन थ्रू अटेम्प्टिंग टू रिकनसाइल डिफरेंसेस अमंग द मेंबर। मतलब
यहाँ पे जो एक कैप्सूल स्टेटमेंट दी गई है, कैप्सूल देखा होता है ना, उसके अंदर दवाई भरी हुई होती है, इसी तरह से एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में क्या होता है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं और जो प्रॉब्लम है उसके अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। हर एक इंसान के लिए अलग सॉल्यूशन होगा, अपने तरीके से सोचेगा। लेकिन पॉलिटिक्स में हम क्या करते हैं, सभी लोग अलग अलग है, लेकिन उन सभी के नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए एक अलग तरीका सोचा जाता है, एक तरीका सोचा जाता है, एक सॉल्यूशन सोचा जाता है, उसको हम बोलते हैं पॉलिटिक्स। ओके, सिग्निफिकेंट पॉइंट इन द डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वॉल्व्स ग्रुप रीचिंग कलेक्टिव डिसीजन, मतलब पॉलिटिक्स के थ्रू जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, मैंने बताया ना एक ग्रुप है उसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन अलग अलग तरह के अलग अलग मत भी है, लेकिन हम सभी को ध्यान में रखेंगे, सभी की सुनेंगे, फिर कोई डिसीजन लेंगे। अगर उस डिसीजन पे सब सहमत है तो ही वो डिसीजन इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अगर सब सहमत नहीं है तो डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। ओके, फोकस ऑन रिकनसाइलिंग डिफरेंसेस अमंग मेंबर, रिकनसाइल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जो भी डिफरेंसेस है अलग अलग मेंबर्स में, उनको इस तरह से कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना कि वो आपस में जुड़ जाए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं 2.2.2 नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का क्या नेचर रहता है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव ग्रुप है, ग्रुप में अलग अलग तरह के लोग हैं, उनकी सबकी सुन के एक डिसीजन हमें लेना है। तो पॉलिटिक्स क्या है, एक कलेक्टिव एक्टिविटी है, एक मतलब जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग इकट्ठा होते हैं। इन्वॉल्व्स people who accept common membership or acknowledge a shared fate. Example, Robinson Crusoe could not practice alone. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मैं आपको नाम लेके ही बताती हूँ। जैसे हमारी एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, या फिर एक और पार्टी है जैसे कांग्रेस, देन हमारे पास आम आदमी पार्टी हो जाती है और उसके बाद भी अदर्स बहुत सारी पार्टी आती है। अब किसी को जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है तो वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा, और वो जो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा उस पॉलिटिकल पार्टी के जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर्सन को उसे मानना पड़ेगा। जैसे बीजेपी के कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होंगे कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है, और मैं बीजेपी ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो मेरे जो मत है, मेरे जो डिसीजंस है, मेरी जो सोच है, वो बीजेपी की जो ऑब्जेक्टिव्स है उनसे मैच होनी चाहिए, ताकि अगर कल को पार्टी पे कोई भी आ जाते हैं, कोई बुरा भला कहता है, तो वो मेरे को भी बुरा भला कहेगा, राइट। तो इसमें क्या बोला गया है, इन्वॉल्व्स पीपल हु एक्सेप्ट कॉमन मेंबरशिप। इसमें पॉलिटिक्स में वो लोग होते हैं जो एक कॉमन मेंबरशिप को एक्सेप्ट करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं शेयर्ड फेट, मतलब जो भी भाग्य होगा वो सेम ही रहेगा। अगर बीजेपी की पार्टी आगे बढ़ेगी तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, अगर नहीं बढ़ पाई तो मैं भी पीछे रह जाऊंगा। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया, रॉबिन्सन क्रूजो कुड नॉट प्रैक्टिस पॉलिटिक्स अलोन, मतलब एक अकेले इंसान से पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, पॉलिटिक्स के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, और ऐसे लोग चाहिए जो एक तरह के भाग्य के लिए और एक तरह की जो धारणाएं हैं उनके लिए विश्वास रखता हो, उनको एक्सेप्ट करता हो, उनको अपने अंदर समा लेता हो। ओके, डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़, पॉलिटिक्स में व्यूज़ की डाइवर्सिटी रहती है, एक पार्टी में अलग अलग तरह के लोग हैं जो अलग अलग समुदाय से आते हैं। ओके, तो प्रिज्यूम्स इनिशियल डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़, यहाँ पे पहले ही मान के हम चल लेंगे कि अलग अलग तरह के गोल्स और मीन्स होंगे। पॉलिटिक्स वुड बी रिडंडेंट इफ़ एवरीवन ऑलवेज एग्रीड, मतलब पॉलिटिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हर कोई हमेशा ही एग्री होने लग जाए। कुछ लोग होते हैं जो एग्री नहीं होते, तो उनके हिसाब से उस चीज़ को मोल्ड किया जाता है। रिकनसाइलिंग डिफरेंसेस, मतलब जितने भी अलग अलग डिफरेंस है उनको रिकनसाइल करना, इकट्ठा करना। इन्वॉल्व्स डिस्कशन एंड परसुएशन टू रिकनसाइल डिफरेंसेस, अलग अलग तरह की जो डिस्कशन किए जाते हैं ताकि जो हमारे भी डिफरेंसेस हैं उनको हम रिकनसाइल कर सके, इकट्ठा कर सके। कम्युनिकेशन इज़ सेंट्रल टू पॉलिटिक्स, हमेशा कम्युनिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट थिंग है पॉलिटिक्स के लिए। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो अपने लोग जो विचार है उनके वो कैसे बताएंगे, और विचार ही नहीं बता पाएंगे तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा। तो कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू पॉलिटिक्स।
ऑथोरिटेटिव पॉलिसी, मतलब कोई भी जो पॉलिसी बनाएगा वो अथॉरिटेटिव होना चाहिए, मतलब एक अथॉरिटी के थ्रू होना चाहिए, पीपल जो लोग हैं उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए वो पॉलिसी। ओके, पॉलिटिकल डिसीजंस बिकेम ऑथोरिटेटिव पॉलिटिक्स फॉर अ ग्रुप, बाइंड मेंबर्स टू डिसीजन, अलग अलग जो मेंबर्स हैं वो एक डिसीजन पर पहुंचते हैं और उनको एकजुट रखते हैं। नॉन वायलेंट डिसीजन मेकिंग, देखिए पॉलिटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो होती है वो ये होती है पॉलिटिक्स। यहाँ पे राजा प्रजा वाला ही सिस्टम नहीं है कि हम राजा जो बोलेंगे वो होगा, दिन है तो दिन, रात है तो रात, ये नहीं होता। पॉलिटिक्स में अलग अलग लोग होते हैं और अलग अलग लोग अपने अपने मत देते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन लिया जाता है, और जो डिसीजन लिया जाता है अगर उसको सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ही वो एक्सेप्टेंट माना जाएगा, वरना उस डिसीजन को नकार दिया जाएगा। यहाँ पे वायलेंस बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। वायलेंस का मतलब लड़ाई झगड़ा या किसी को मारना काटना, ये सब पॉलिटिक्स में नहीं होता। ओके, politics scarcely exist if decisions are reached solely by violence, force और threat। अगर कोई भी वायलेंस, थ्रेट या फोर्स के थ्रू कोई भी पॉलिटिक्स चलाई जा रही है तो वो बहुत मुश्किल पड़ जाती है। अंडरमाइंस द प्रोसेस ऑफ रीचिंग कलेक्टिव डिसीजन, मतलब अगर फोर्स का यूज़ किया जाएगा तो एक कलेक्टिव डिसीजन लेना बड़ा ही मुश्किल होगा। जैसे मान लीजिए एक प्रजा है, फिर उसके बाद पॉलिटिशियंस है, और पॉलिटिशियंस अपनी मर्जी से कोई भी जो है डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन वो जो प्रजा है, वहाँ के जो लोग हैं, कॉमन मैन है, उसको वो डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या होगा? नारे लगाए जाएंगे, विद्रोह किए जाएंगे। ओके, तो पॉलिटिक्स में कलेक्टिव डिसीजन का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कलेक्टिव कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ arises from the necessity of collective decision making। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ किसी हॉलीडे पे जा रहे हो, तो हॉलीडे ट्रिप के लिए सबसे पहले तो आप कम्युनिकेशन करोगे कि मम्मी कहाँ जाना चाहती है, पापा कहाँ जाना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हो। फिर आप तीनों के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर लोकेशन सेट करोगे और फिर उस लोकेशन के लिए अपना बजट सेट करोगे। तो ये सब जो है डिसीजंस जो कलेक्टिव रहेंगे। ऐसा नहीं है आपकी मम्मी नहीं जाना चाहती, पापा नहीं जाना चाहते, लेकिन आप अपनी मर्जी से वहाँ लेके जा रहे हो। आपकी बजट उतनी है, लेकिन आप ये सोच रहे हो मैं अपना घर बेच दूंगा लेकिन मैं इस ट्रिप पे तो जाऊंगा। ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो पॉलिटिक्स होती है उसमें भी डिसीजंस जो होते हैं वो कलेक्टिव होते हैं। इनहेरेंट टू सोशल क्रिएचर, देखिए पॉलिटिक्स जो होती है ना वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी ग्रुप में 2 या 5 लोगों का ग्रुप होगा, 5 लोगों का ग्रुप होगा, उसमें आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। पॉलिटिक्स इज़ पार्ट ऑफ आवर फेट एज सोशल क्रिएचर। इंसान जो है वो एक सोशल क्रिएचर है, बात करता है किसी से, बात सुनता है, तो क्या वो एक सोशल क्रिएचर है। किसी से रिलेशंस बनाता है, किसी से बात करता है, अच्छे से बात करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। तो ये सब जो ये हमारे भाग्य है। पॉलिटिक्स जो है वो सीखने की जरूरत नहीं है। हमें नॉर्मली बच्चों के साथ भी पॉलिटिक्स देखने को मिल जाती है। बच्चे को कहो कि ये काम कर ले, नहीं करेगा। उसको बोलो कि आपको जो है टॉफ़ी मिलेगी, वो कर देगा। तो ये सब क्या है? पॉलिटिक्स है। आपने उसको इस तरह से मैनिपुलेट किया कि वो आपका काम करे, राइट। वी हैव नो चॉइस बट टू प्रैक्टिस इट। पॉलिटिक्स हमें करनी ही पड़ती है, कैसे ना कैसे करके, हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है 2.2.3 पॉलिटिक्स एज एन इनएस्केपेबल फीचर ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। देखिए साइनिज्म एंड पॉलिटिक्स, यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट टर्म हैं। often criticized as the pursuit of private advantage under the guise of public interest. Despite this, politics is an inescapable feature of human condition. देखिए ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि हम समाज सेवा कर लेंगे लेकिन पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों उन्हें ये लगता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो जनता के पैसे पर मौज उड़ाने के लिए पॉलिटिशियंस बने होते हैं, वो सेवा नहीं करना चाहते। तो ये जो है वो साइनिज्म कहलाता है। अब इस पे एरिस्टोटल के क्या व्यू थे? मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। एरिस्टोटल का कहना था कि जो इंसान है वो बाय नेचर एक पॉलिटिकल एनिमल है। पॉलिटिक्स इज़ नॉट जस्ट अवॉइडेबल, इट इज़ इसेंशियल ह्यूमन एक्टिविटी। पॉलिटिक्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये हमारी इसेंशियल ह्यूमन एक्टिविटी है। जैसे हमारे लिए हंसना रोना सब कुछ इसेंशियल है, वैसे ही पॉलिटिक्स भी इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल इंगेजमेंट सेपरेट ह्यूमंस फ्रॉम अदर स्पीशीज़। जो इंसानी मतलब इंसान है इस पृथ्वी पर, वैसे ही जानवर है। इंसान पॉलिटिक्स जानता है, यही हमारी जो है पहचान है जो हमें अलग दूसरे जानवरों से अलग करती है।
expression of the true nature. True nature as reasoning virtuous being is expressed through participation in political community. मतलब हमारा जो ट्रू नेचर है, पॉलिटिक्स किस तरह की करना चाहते हैं, किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये सिर्फ पार्टिसिपेशन से ही पता चलता है. डाइवर्सिटी एंड डिसीजन मेकिंग. पॉलिटिक्स में अलग अलग तरह से अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, तो मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप रेयरली एग्री इनिशियली ऑन द कोर्स ऑफ एक्शन. किसी भी एक्शन के लिए जो मेंबर्स है वो स्टार्टिंग में एग्री नहीं हो सकते. एग्रीमेंट ऑन गोल्स में स्टिल लीड टू डिसएग्रीमेंट ऑन मीन्स. मतलब कोई भी गोल है उसको, मान लीजिए एक गोल जो है हमारा 2047 तक का कोई गोल है, ठीक है, विकसित भारत का गोल है, और उसको हमें अचीव करना है, और अचीव करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उन तरीक़ों पर बहस हो सकती है, लेकिन गोल सेम हो सकता है पॉलिटिक्स के अंदर. अ डिसीजन मस्ट बी रीच्ड दैट कमिट्स ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप. एक ऐसा डिसीजन हमें लेना पड़ता है जिसपे पार्टी के सभी लोग, सभी मेंबर्स किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप के एग्री होते हों. ओके. प्रोसीजर्स इन पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं. अलाउज अ रेंज ऑफ व्यूज़ टू बी एक्सप्रेस्ड एंड कंबाइंड इनटू अ ओवरऑल डिसीजन. मतलब हमारे पास रेंज ऑफ व्यूज़ होते हैं, उनको हम कलेक्टिव कंबाइन करके एक ओवरऑल डिसीजन हम ले सकते हैं. शिवलेज पॉइंट. यहाँ पे शिवले ने एक पॉइंट दिया है. पॉलिटिकल एक्शन में बी इंटरप्रेटेड एज अ वे टू वर्क आउट रेशनली द बेस्ट कॉमन सोल्यूशन टू अ कॉमन प्रॉब्लम, और एटलीस्ट अ वे टू वर्क आउट अ रीजनेबल कॉमन सॉल्यूशन. मतलब पॉलिटिकल कोई भी एक्शन होता है उसको हम एक इस तरह से देख सकते हैं कि एक तरह का काम है जिससे हम एक अच्छा सॉल्यूशन अच्छी चीज़ के लिए निकाल सकते हैं. पॉलिटिक्स कंसिस्ट ऑफ पब्लिक चॉइस. मतलब पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स किसके लिए की जाती है, पब्लिक के लिए, कॉमन मैन के लिए. उसके लिए कोई भी पॉलिटिकल एक्शन लिया जा रहा है पब्लिक के लिए, तो उसमें पब्लिक सहमत होनी चाहिए. ऐसा नहीं है पब्लिक असहमत है और पॉलिटिशियंस कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता. ओके. चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 2.3. व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, स्टेट एंड पावर. अब हम स्टेट एंड पावर के बारे में बात करेंगे. जनरल अंडरस्टैंडिंग. जनरल अंडरस्टैंडिंग के बाद हम बात करें. पॉलिटिक्स इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज़ ऑफ पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज़. पॉलिटिक्स जो है वो मेनली पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिशियंस के एक्शन पर डिपेंड करती है. इट रेफर्स टू व्हाट वी रीड इन पेपर्स और वॉच इन टेलीविज़न. मतलब जो भी हम किताबों में सुनते हैं, पढ़ते हैं और टेलीविज़न पे सुनते हैं, वो सब पॉलिटिशियन के बारे में होता है. नेचर ऑफ पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स का नेचर क्या होता है. कंसर्न्स द राइवलरीज ऑफ पॉलिटिशियंस इन देयर स्ट्रगल फॉर पावर. मतलब कई बार हमें क्या होता है कि जो नेता है वो एक दूसरे की बुराई भी करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप को आगे बढ़ाना है. अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएंगे वो, जब वो दूसरे की बुराई करेंगे तो आप उनको अगली बार वोट देंगे. इस तरह से जो हमें एक दूसरे पॉलिटिशियन का झगड़ा देखने को भी मिल जाता है. रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल स्किल. मतलब किसी भी देश का और इंटरनेशनली उसका क्या स्टैंड है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में, कि इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप क्या है. इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्केल पे जो रिलेशंस होते हैं. पावर. पावर. अबाउट हाउ पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. हमारे प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर है, हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर है, हमारे एमएलएज एमपीज़ के पास कितनी पावर है. तो ये पावर भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. पावर इज़ इम्पोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स एंड इज़ द रिलेशनशिप वेयर वन पर्सन कैन इम्पोज देयर विल ऑन अदर. देखिए पावर हर एक इंसान के पास होती है. कम्युनिकेशन पावर होती है, एक इंटरनल पावर होती है जिसके थ्रू हम किसी से भी अपना कोई काम करवा सकते हैं. जैसे कि जैसे आपको जो है नॉर्मली किसी भी जैसे आपने देखा होगा रैली निकलती है तो वो बोलते हैं कि पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. तो वो एक तरह की उनकी पावर है जिसके थ्रू वो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि आप उन्हें वोट करें. तो पावर जो है वो किसी भी इंसान के अंदर पहले से ही होती है. और पॉलिटिशियंस के पास एक्स्ट्रा पावर, जब वो सिलेक्ट होते हैं, जब वो सत्ता में आते हैं, उनके पास और पावर आ जाती है ताकि वो अच्छी स्कीम्स वगैरह लागू कर सके. characterized by leadership, domination and subordination.
पावर जो है वो लीडरशिप, डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन के थ्रू कैरेक्टराइज होती है। मैक्स वेबर्स पर्सपेक्टिव, मैक्स वेबर का इस पे क्या कहना है? पॉलिटिक्स कंप्राइज एनी काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट लीडरशिप इन एक्शन। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग ये मानना था कि पॉलिटिक्स जो है वो किसी भी पर्सन के थ्रू अपने डिसीजंस खुद लेके कोई भी चेंज लेके आना है। ओके, पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट वेर एवर लीडरशिप एंड पावर रिलेशंस एग्जिस्ट। मतलब वेबर के अकॉर्डिंग, अगर मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उसे अपने डिसीजंस खुद लेना होना चाहिए और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वो जो है अपनी पावर्स का अच्छे से यूज़ कर पाए। Broad definition of politics includes any context where power relation exist। हर जगह जहाँ पे भी पावर रिलेशन की बात आएगी वहाँ पे पॉलिटिक्स आएगी। नॉट नेसेसरली लिमिटेड टू गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज। ज़रूरी नहीं हम पॉलिटिक्स सिर्फ लोग जो गवर्नमेंट पार्टीज हैं वहीं पे भी देखते हैं। हमारे बहुत सारे जहाँ पे भी हम सोसाइटी में जाते हैं, जैसे कि आप कोई भी सोसाइटी है वहाँ पे जो है बोर्ड मेंबर्स है या कुछ भी है, जैसे सोसाइटी का क्लब बना होता है वहाँ पे अलग तरह की पॉलिटिक्स में देखने को मिल जाएगी। या फिर आप ऑफिस में जाओगे, कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे, वहाँ पे अलग तरह की पॉलिटिक्स देखने को मिल जाएगी। स्कूल कॉलेजेस में अलग तरह की पॉलिटिक्स मिल जाएगी। ओके, एग्जिस्ट इन नेचर एंड इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल ट्रेड यूनियन, कोई भी ट्रेड यूनियन है, कोई भी यूनिवर्सल सिटीज़ है, तो इस तरह से यहाँ पे पॉलिटिक्स हमें देखने को मिल जाती है। नैरो डेफिनेशन बाय वेबर, वेबर के थ्रू दी गई छोटी सी डेफिनेशन। पॉलिटिक्स एज अ लीडरशिप और इन्फ्लुएंसिंग लीडरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल एसोसिएशन मेनली द स्टेट। मतलब किसी भी पॉलिटिकल स्टेट की जो लीडरशिप क्वालिटी है या पॉलिटिकल एसोसिएशन है उसको हम पॉलिटिक्स बोल सकते हैं। अ पॉलिटिकल क्वेश्चन रिलेट्स टू द स्टेट हु कंट्रोल स्टेट पावर, इट पर्पसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब पॉलिटिकल कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन सीधा स्टेट से किया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेट जो पावर को कंट्रोल कर रहा है उसके पर्पसेस को कंट्रोल कर रहा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज स्टेट। स्टेट क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखिए वेबर के अकॉर्डिंग जो है वो डेफिनेशन अलग है, देख लेते हैं। वेट फॉर अ मिनट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डिफिकल्ट टू डिफाइन प्रिसाइजली। वो है, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा आगे होके आइए। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स में ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स यहाँ तक हमने कर लिया था। व्हाट इज पॉलिटिक्स, स्टेट एंड पावर हो गया था। यहाँ पे है व्हाट इज स्टेट। स्टेट क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेफिनेशन। जो स्टेट है उसको डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। नो जनरल एग्रीमेंट ऑन द डेफिनेशन। स्टेट की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हमारे पास नहीं है एज पर बुक। वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टेट, स्टेट के अलग अलग फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि ग्रीक में सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट होता था और मॉडर्न नेशन स्टेट है जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बना रहा है। और अभी जो चल रहे हैं वो है लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट लाइक ब्रिटेन और वेस्टर्न यूरोप। पर्पस ऑफ स्टडी, स्टडी क्यों कर रहे हैं हम स्टेट को? टू एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द स्टेट। अलग अलग डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टेट का क्या क्या मतलब होता है। टू अंडरस्टैंड हाउ ईच फॉर्म डिस्टिंग्विशेस इटसेल्फ फ्रॉम द अदर्स। हर एक फॉर्म दूसरी फॉर्म को इससे कैसे अलग होती है। जैसे कि हमारे इंडिया में जो है वो लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और MLAs MPs अलग कॉन्सेप्ट है और वहाँ पे जो है वो अलग कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होती है, वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होती है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट के अलग अलग पॉलिटिक्स होती है। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्टिंक्शन, ये समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इन जो डिफरेंसेस है, अलग अलग चीज़ें, इनसे क्या इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। स्टेट डिफरेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और सोशल कंटेक्स्ट। वेरिएशन इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जैसे ही स्टेट चेंज होता है वैसे ही एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी चलेगी, लोकल इलेक्शंस होंगे एंड देन उसके बाद जो है सभी चीज़ें पॉलिटिक्स चलेगी। अगर कोई मतलब ऐसा है कि जहाँ पे वो चल रहा है, राजशाही चल रही है, तो वहाँ पे अलग तरह की पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है।
State differs in their political institution. Example, liberal democratic state have representative institution like parliament and independent judiciary, while fascist states are controlled by a leader. मतलब जो लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं वहाँ पे जो है पार्लियामेंट और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो फेसिस स्टेट है जहाँ पे एक ही परिवार शासन करता है, वहाँ पे जो सारे डिसीजंस है वो लीडर के थ्रू लिए जाते हैं, जैसे जिम कॉन्ग है नॉर्थ कोरिया में। ओके, सोशल कंटेक्स में क्या डिफरेंस आता है? स्टेट डिफर इन द सोशल कंटेक्स दे आर सिचुएटेड इन एंड मेंटेन। मतलब ये भी डिपेंड करता है कि जो स्टेट है वो कहाँ पे है, किस सोसाइटी में है, और उसमें क्या क्या जो है चीज़ें हमें मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे कि वेस्टर्न सिस्टम की बात करें, एम्बेडेड इन अ सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड बाय कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल। जो वेस्टर्न सिस्टम है वो हमें कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स पे देखने को मिलता है, जहाँ पे पूंजीवादी लोगों का जो समाज है उसके अकॉर्डिंग वो स्टेट चलता है। सोवियत टाइप में क्या होता है? प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है उनको जो स्टेट है वो उसके पास रहते हैं और वो उसको कंट्रोल करता है। वेस्टर्न सिस्टम में क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक होते हैं, कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल वहाँ पे चलते हैं। ओके, स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन। ईच स्टेट इज डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड एंड ऑपरेट विद इन अ डिस्टिंक्ट सोशल फ्रेमवर्क। हर एक जो स्टेट है वो अलग से स्ट्रक्चर्ड होता है और अलग तरह से अलग सोशल फ्रेमवर्क में काम करता है। दिस स्ट्रक्चर एंड सोशल कंटेक्स्ट अफेक्ट द नेचर एंड पर्पस ऑफ द स्टेट। ये जो स्ट्रक्चर और सोशल कंटेक्स्ट है इससे नेचर और पर्पस जो होता है स्टेट का वो डिफर करता है। स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट। स्टेट और गवर्नमेंट में क्या रिलेशन होता है? द स्टेट इज़ नॉट अ मोनोलिथिक ब्लॉक एंड डिफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखिए, कोई भी राज्य या कोई भी देश है और उसके गवर्नमेंट एक ही चीज़ हो जाती है। ओके, द स्टेट कंप्राइजेस वेरियस एलिमेंट विद द गवर्नमेंट बीइंग ओनली पार्ट। मतलब एक देश में ना अलग, जैसे मान लो एक कमरा है, क्या है, नहीं एक घर है पूरा। ओके, मान लो 100 कमरों का एक घर है, 100 कमरे बिल्कुल लाइन से बने हुए एक घर के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर 100 कमरे एक साथ बने हुए हैं। तो वो जो पूरा जो बिल्डिंग है वो जिसके अंदर 100 कमरे बने हुए हैं वो क्या है? एक देश है, और उन 100 कमरों में से एक कमरा जो है वो हमारी गवर्नमेंट है, एक कमरा जो हमारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। ये मैं आगे चल के भी बताऊंगी आपको। तो मान लो ये पूरी जो 100 कमरों वाली जो बिल्डिंग है ना, इसको हम स्टेट बोल सकते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो एक स्टेट का पार्ट होती है। इन वेस्टर्न टाइप लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट द गवर्नमेंट विल स्टेल पावर बट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द ब्रॉडर स्टेट स्ट्रक्चर। जो वेस्टर्न टाइप लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट है वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ स्टेट की पावर होती है, पास स्टेट की पावर होती है, बट ये सिर्फ एक पार्ट है। ओके, मेटाफर। द स्टेट इज़ अ लाइक अ हाउस विद मैनी मैंशंस एंड द गवर्नमेंट ऑक्यूपाइज जस्ट वन। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना कि एक बिल्डिंग है 100 कमरों की, उस 100 कमरों में से पूरी जो बिल्डिंग है 100 कमरों की, उस बिल्डिंग को हम बोलेंगे स्टेट, और उस 100 कमरों की बिल्डिंग में एक कमरे को हम बोलेंगे गवर्नमेंट। तो ये एक मेटाफर है जो मैंने अभी आपको बताया। राल्फ मिलिबंस व्यूज़ ऑन द स्टेट। राल्फ मिलिबंद का क्या जो है व्यू था स्टेट के लिए? गवर्नमेंट। राल्फ मिलिबंद का मानना था कि अलग अलग चीज़ों से कंपोनेंट से एक स्टेट बनता है, जिसमें पहला कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट का। मैंने बताया 100 कमरों की एक बिल्डिंग है, उसमें पहला कमरा किस चीज़ का है? गवर्नमेंट का है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टेट अपैरेटस, नॉट ओनली द एलिमेंट इट कंट्रोल्स। ओके, नेक्स्ट कमरा किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो भी सिविल ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज है, जैसे कि आपने देखा होगा IAS IPS, ये सब क्या है? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट थर्ड कमरा जो होता है वो मिलिट्री एंड पुलिस का होता है, कि कहीं भी कोई हम पे हमला करे, हमारे स्टेट पे हमला करे, तो तीसरे कमरे से मिलिट्री निकल के पूरे स्टेट को प्रोटेक्ट करेगी। पुलिस हो गया जो स्टेट के अंदर जो भी चीज़ें क्राइम्स वगैरह हो रही है उन सबको कंट्रोल करेगी।
फोर्थ जो रूम है वो किसका है, जुडिशरी का, कि कोई भी गलत काम होता है उसको किसी को के साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय देना। नेक्स्ट होता है लोकल गवर्नमेंट, स्टेट के अंदर लोकली जो भी चीज़ें होती है उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना और उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाना। रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज एंड पार्लियामेंट, ये भी एक स्टेट का पार्ट है कि किस तरह से लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने जो इश्यूज़ है उन सब को। ओके, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टेट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया स्टेट जो है वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब हम इसके वेरियस फॉर्म्स की बात करेंगे तो जो फॉर्म ऑफ स्टेट है वो कई तरह की है। ट्राइबल स्टेट हो गया, ओरिएंटल एम्पायर हो गया, ग्रीक सिटी स्टेट है, रोमन वर्ल्ड एम्पायर है, फ्यूडल स्टेट है, मॉडर्न नेशन स्टेट है। तो तरह तरह के है, एक तरह के मतलब कुछ लोग हैं जो आदिवासी रहते हैं, आदिवासी देश होते हैं, कुछ ओरिएंटल होते हैं, और कुछ ग्रीक सिटी स्टेट है, कुछ फ्यूडल स्टेट है, मतलब परंपरा से चले हुए आ रहे हैं वो, जैसे कि होता है ना, जैसे नॉर्थ कोरिया में है, इस तरह से जो है अलग अलग तरह के स्टेट है। अब इन्फ्लुएंस ऑफ रिवॉल्यूशन, जैसे जैसे मतलब रिवॉल्यूशंस हुई है, चेंजेस हुए, उनका इम्पैक्ट क्या हुआ स्टेट पे। अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू द एमर्जेंशन ऑफ नेशन स्टेट, मतलब अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से नेशन स्टेट्स की स्थापना होनी शुरू हो गई। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, स्टेट का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, डोमिनेटेड बाय लिबरल एंड मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है वो दो तरह के कॉन्सेप्ट से बना है, डोमिनेटेड बाय लिबरल एंड मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। यहाँ पे दो तरह के पर्सपेक्टिव काम करते हैं, एक तो लिबरल और एक मार्क्सिस्ट। लिबरल पर्सपेक्टिव में क्या होता है और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, एक एक करके हम समझेंगे। पहले होता है लिबरल पर्सपेक्टिव, मतलब लिबरल सोच, डायनामिक एंड चेंजेस विद इंडिविजुअल एंड सोसाइटल नीड्स। इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा चेंजेबल होते हैं, मतलब जिस तरह से हमारी सोसाइटी की नीड है उस तरह से हम चेंज करेंगे अपने पर्सपेक्टिव को, अपनी सोच को। अर्ली व्यू, नॉन इंटरफेरेंस इन इंडिविजुअल मैटर्स, मतलब पहले क्या था कि मतलब इस लिबरल पर्सपेक्टिव में कि हर कोई अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएगा, चाहे वो अच्छे से जी रहा चाहे वो अच्छे से नहीं जी पा रहा, वो उसका मैटर है। कोई भी स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ओके, 20th सेंचुरी व्यू एसोसिएटेड विद द वेलफेयर स्टेट रिकंसाइलिंग इंडिविजुअल लिबर्टी विद सोशल गुड, मतलब जैसे जैसे 20th सेंचुरी आई वैसे वैसे जो है लिबरल आइडियाज़ में थोड़े से चेंज हुए, वहाँ पे वेलफेयर स्टेट भी ऐड ऑन हुआ, मतलब कि अब ये राज्य का कर्तव्य है, ये हमारे पॉलिटिशियंस या हमारी सरकार का कर्तव्य है कि कोई भी इंडिविजुअल जैसे कोई बिलो पॉवर्टी लेवल है तो उसको हमें हेल्प करना। तो ये क्या है, ये एक लिबरल पर्सपेक्टिव है जो कि चेंज हुई है बाद में। दूसरा पर्सपेक्टिव जो हमें देखने को मिलता है वो है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। मार्क्सिस्ट में क्या होता है, रिजेक्ट्स द लिबरल आइडिया ऑफ द स्टेट व्यूइंग इट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास, मतलब लिबरल आइडिया को जो है वो रिजेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे कुछ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, कुछ जो होते हैं मिडिल क्लास होते हैं, कुछ जो होते हैं लोअर क्लास होते हैं। तो ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि जो अमीर है ना वो और अमीर होते जा रहे हैं, वो अपने आप को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है उसका भला नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ पे जो है क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी की बात की गई थी कि कोई भी क्लास नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, कोई भी स्टेट नहीं होनी चाहिए। ओके, पोस्ट रशियन रिवॉल्यूशन पावर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू ड्यूरिंग सोवियत टाइम्स, मतलब जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ था, जो कैपिटलिस्ट थे जिनके पास ज़्यादा पैसा था उनके पास ज़्यादा पावर आ गई, जिनके पास पैसा नहीं था उनके पास बाद में भी पावर नहीं आई और उनके पास पहले भी पावर नहीं हुई। इससे क्या हुआ, एक नई क्लास का जन्म हुआ जो थी बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, नेक्स्ट जो पर्सपेक्टिव मिलता है वो हमें मिलता है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, जैसे फीमेल्स का जो पर्सपेक्टिव है। पहले होते हैं लिबरल फेमिनिस्ट। लिबरल फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है, एडवोकेट फॉर द स्टेट्स रोल इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी थ्रू पॉलिसीज एंड वेलफेयर स्कीम। फेमिनिस्ट, लिबरल फेमिनिस्ट में ये होता है कि जो जेंडर इक्वालिटी है उसको स्टेट प्रमोट करेगा और वेलफेयर स्कीम लेके आएगा। और दूसरे होते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट। रेडिकल फेमिनिस्ट क्या होते हैं, व्यू द स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर एट्रीब्यूटिंग वुमेन्स अनइक्वल स्टेटस टू
labor distribution within the family contains the liberal view of the state as impartial and neutral। मतलब यहाँ पे जो स्टेट है उसका जो लिबरल है आइडियाज़ वो फीमेल्स के लिए न्यूट्रल रहना है। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 2.5 पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन। वोकेशन का मतलब ये नहीं है छुट्टी, वोकेशन का मतलब होता है एक व्यवसाय के रूप में या फिर एक मतलब एक करियर के रूप में, पॉलिटिक्स एज अ करियर। ओके मैक्स वेबर्स पर्सपेक्टिव, मैक्स वेबर का कहना क्या था इसमें, पॉलिटिक्स इज प्राइमरली कंसर्न विद द सेंट्रल पॉलिटिकल एसोसिएशन द स्टेट। मतलब जो पॉलिटिक्स है वो किसी भी देश के लिए की जाती है, स्टेट के लिए की जाती है। द स्टेट कैन नॉट बी डिफाइंड बाई इट्स टास्क और एंड्स बाय द मीन्स इट एम्प्लॉय प्राइमरली फिजिकल फॉर्म। मतलब स्टेट को जो हम जो है सिर्फ कामों से जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर प्रेसिडेंट है इसका ये काम है बस यही पॉलिटिक्स है, ऐसे नहीं होता। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है स्टेट की। वेबर के अकॉर्डिंग, मैक्स वेबर एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसको आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। Weber, a human community that successfully claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory। मतलब किसी भी देश का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई जगह जहाँ तक वो जो देश के लोग हैं, देश की फोर्स है वो अपना फोर्स लेजिटिमेटली यूज़ कर सकती है, उसको हम स्टेट बोल सकते हैं। 3 एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के, अ गिवन टेरिटरी और जोग्राफिकल एरिया। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो जोग्राफिकल एरिया, फिजिकल एरिया होता है। द यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स टू मेंटेन कंट्रोल, वहाँ पे फोर्स का यूज़ करना। द मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फोर्स एक्नॉलेज बाय मोस्ट सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट्स पावर। मतलब लेजिटिमेट यूज़ करना पावर का और वो जो स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके थ्रू जो उनको एक्सेप्टेंस मिलना। ओके चलिए अब पॉलिटिक्स और पावर के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व स्ट्राइविंग टू शेयर और इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग स्टेट्स और ग्रुप्स विद इन अ स्टेट। मतलब पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी पावर को शेयर करना या पावर का यूज़ करके जो है स्टेट या ग्रुप पे जो है कंट्रोल करना। स्टेट एंड सोसाइटी रिलेशनशिप, किसी भी देश और सोसाइटी की क्या रिलेशनशिप होती है, देश और समाज की रिलेशनशिप क्या होती है। द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स मस्ट कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सोसाइटी। अ स्टेट सेंटर्ड पर्सपेक्टिव शुड नॉट इग्नोर सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक स्टेट सेंटर्ड पर्सपेक्टिव में ये हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि पावर किन हाथों में और किस तरह से यूज़ की जा रही है। ओके ग्रोथ ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड स्टेट पावर, मॉडर्न स्टेट मार्क्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ इट्स स्केल एंड ग्रिप रिक्वायर कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी, लार्जर आर्म्ड फोर्स, मोर वेलफेयर एजेंसीज एंड अ वाइडर एक्टिविटीज़। मतलब जब हम किसी भी स्टेट को चलाते हैं तो उस तरह से उसकी किस तरह से हम ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह से पावर को सेंटर में ला सकते हैं, तो इसके लिए ना बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि हमारे इंडिया की ही हम बात करें तो हमारे यहाँ पे IAS IPS ऑफिसर्स है, हमारी आर्मी है, हमारी पुलिस फोर्स है, ये सब एकजुट होकर काम करते हैं तब जाके देश चलता है। अकेले ऐसे सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं चलता, पावर से नहीं चलता स्टेट। ओके वेबर वर्सेस मार्क्स, एक होते हैं मैक्स वेबर और एक होता है मार्क्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनकी स्टेट की पॉलिसीज है। वेबर के अकॉर्डिंग सोशलिज्म वुड रिक्वायर मोर ऑफिशियल टू एडमिनिस्टर अ कलेक्टिवाइज्ड इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मतलब वेबर के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा सोशलिज्म होगा उतनी ही ज़्यादा हमें एडमिनिस्ट्रेट की ज़रूरत होगी और एक इकोनॉमी और सोसाइटी की कलेक्टिव ज़रूरत होगी। मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रोथ ऑफ द स्टेट पावर टिपिकली of the modern state, but socialism would eventually abolish the state leading to self governance without a repressive apparatus। मतलब ग्रोथ ऑफ द जैसे जैसे पावर बढ़ेगी, अगर सोशलिज्म नहीं हुआ, सोशलिज्म की वजह से जो है सेल्फ गवर्नेंस में रुकावट आ सकती है। ओके द लेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर, लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है कि एक्सेप्टेड यूज़, करेक्ट यूज़ ऑफ पावर। डिपेंडेंस ऑन द फोर्स, सबसे पहली चीज़ होती है डिपेंडेंस ऑफ द फोर्स। पावर को यूज़ करना तो सबसे पहले फोर्स होनी चाहिए पावर आपके पास। द स्टेट रिलाइज ऑन फोर्स बट डज नॉट रेस्ट ऑन फोर्स अलोन, जो स्टेट है वो फोर्स पे डिपेंड होता है लेकिन सिर्फ फोर्स पे ही डिपेंड नहीं होता। लेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर, पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड इन वेरियस वेज नॉट लिमिटेड टू कोर्जन। सिर्फ मतलब कहते हैं ना लाठी चार्ज करने से ही पावर नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती है जो
कोर्जन यानी कि जो कंट्रोल फोर्स का यूज़ करके कंट्रोल करने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, पावर्स होती है। नॉट ऑल पावर रिलेशंस फॉलो द सेम मॉडल नहीं होता। जैसे कोई बोले मैं एमएलए का बेटा हूँ, तो उसके पास एक अलग तरह की पावर है। वो कोई गन लेके थोड़ी ना बोल रहा है कि मैं एमएलए का बेटा हूँ, वो सिर्फ वो अपने मुंह से बोल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी एक अलग तरह की पावर शो करती है। कोर्जन का मतलब क्या होता है? यूजिंग फोर्स टू गेन कंप्लाइंस, मतलब लोगों को लाइन में लगाने के लिए छड़ी का यूज़ करना, उसको हम बोलते हैं कोर्जन। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? पावर एक्सरसाइज थ्रू आर्ग्यूमेंट, नॉलेज और लेजिटिमेसी। जैसे एक आईएएस ऑफिसर है, वो किसी एरिया में गया, अपने एरिया में गया, ब्लॉक में गया, और उसे कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगी, तो अपनी पावर का यूज़ करके जो भी ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसको हटा सकता है वहाँ से। तो ये क्या है? एक ऑथोरिटेटिव पावर है। ओके। लेजिटिमेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू पावर होल्डर्स उनकी जो पावर है उसको जस्टिफाई करते हैं। ओके। कोर्ट भी है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 2.6.1 में, मैक्स वेबर ऑन लेजिटिमेशन। मैक्स वेबर का लेजिटिमेशन पे क्या कहना था? मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग 3 तरह की लेजिटिमेशन होती है: ट्रेडिशनल डोमिनेशन, कैरिस्मेटिक लेजिटिमेशन एंड देन लीगल रेशनल लेजिटिमेशन। पहला है ट्रेडिशनल लेजिटिमेशन। ट्रेडिशनल लेजिटिमेशन का मतलब होता है पावर जस्टिफाइड बाय ट्रेडिशन एंड हैबिट, ऑथोरिटी वेस्टेड इन इंडिविजुअल्स और फैमिली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट। अभी एक केस आया था, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि एक यादव समाज से, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए हमारी सोसाइटी में, बट एक पंडित थे, वो भागवत कथा करने गए, लेकिन वो यादव थे, पंडित नहीं थे। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारा मतलब वायरल हो गई थी वो सब चीज़ें। तो जो ट्रेडिशन के बेस पे कि पूजा जो अब ब्राह्मण ही करेंगे, तो जो पावर होती है, डोमिनेशन होती है, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल डोमिनेशन। ओके। पावर हैबिट या ट्रेडिशन के बेस्ड पे। नेक्स्ट होती है कैरिस्मेटिक लेजिटिमेशन। मतलब जैसे हमारे नरेंद्र मोदी है, सिर्फ भाई और बहनों कहने से ही उनकी एक पावर शो होती है। तो वो जो है एक लीडरशिप क्वालिटी है उनके अंदर, एक कैरिस्मेटिक क्वालिटी है, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। पीपल ओबे द लीडर ड्यू टू एक्सेप्शनल पर्सनल क्वालिटी, ऑथोरिटी डिराइव फ्रॉम द कैरिज्मा ऑफ द पावर होल्डर। नेक्स्ट है लीगल रेशनल लेजिटिमेशन, power justified by specific rules and regulation, authority vested in individual who are authorized to command within defined sphere of action, procedural character corresponding to modern political authority, legal rational legitimation, जैसे कि जज कोई फैसला सुनाता है तो उसको एक पढ़ा लिखा इंसान समझा जाता है और उसके फैसले को भी माना जाता है। तो ये क्या है? एक लीगल रेशनल लेजिटिमेशन है। ओके। एक्सेप्टेंस ऑफ लेजिटिमेट पावर, कोई भी लेजिटिमेट पावर को किस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है? पावर होल्डर सीक एक्सेप्टेंस ऑफ देयर पावर एज लेजिटिमेट, जो लेजिटिमेट पावर जिसके पास होगी लोग उसको ईजिली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस लीड्स टू वॉलेंट्री ओबीडियंस एंड रिड्यूसेस द नीड फॉर कोerशन, मतलब अगर कोई इंसान बातों से ही मान रहा है, आपकी बात सुन के ही बात मान ले रहा है, तो आपको थप्पड़ दिखाने की क्या ज़रूरत है? कोerशन की क्या ज़रूरत है? मीन्स ऑफ कोerशन फोकस्ड ऑन दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट द पावर स्ट्रक्चर, जो पावर स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट नहीं करते उन पे हाथापाई, उन पे छड़ी का यूज़ किया जाता है, बाकी तो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी कैसे आती है? इन्हेंस्ड व्हेन पीपल ओबे रूल्स और लॉज वॉलेंटरली एक्सेप्टिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर, मतलब स्टेबिलिटी किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में अपने आप आ जाती है जब लोग अपने आप ही चीज़ों को, रूल्स को फॉलो करने लग जाते हैं। Authority recognized by those empowered by the rules and the issue command. Political systems maintained through a combination of consent and coercion. ओके। नेक्स्ट आ जाता है 2.6.2 लेजिटिमेशन सेंट्रल कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मतलब लेजिटिमेशन जो है सेंट्रल कंसर्न है पॉलिटिक्स का। पहला सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? लेजिटिमेशन इज सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस, और ये किसने कहा है? सी राइट मिल ने। मेथड ऑफ जस्टिफाइंग पावर, हम अपनी पावर को किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं? स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स फोकसेस ऑन हाउ पावर होल्डर्स जस्टिफाई देयर पावर, इन्वेस्टिगेट्स द सक्सेस ऑफ दिस जस्टिफिकेशन। एक्सेप्टेंस ऑफ पावर स्ट्रक्चर, पावर को कैसे एक्सेप्ट किया जा रहा है? क्रूशियल टू स्टडी द एक्सटेंट ऑफ पीपल्स एक्सेप्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्स रेस्टिंग ऑन कंसेंट वर्सेस कोerशन। पॉलिटिकल फॉर्मूला मोस्का का दिया हुआ है, मेथड्स बाय विच अ सिस्टम ऑफ पावर इज लेजिटिमाइज्ड, एक्चुअल जस्टिफिकेशंस ऑफर्ड फॉर पावर।
legitimacy and stability. Legitimacy is important for the stability and change of political system. Consent can be granted or withdrawn. Okay, तो यहाँ पे दिया गया प्रोसेस ऑफ डीलेजिटिमेशन। डीलेजिटिमेशन का क्या प्रोसेस है वो भी हमें यहाँ पे बुक में दिया गया है। पहला तो होता है रोल इन रिवॉल्यूशन, जैसे जैसे विद्रोह होते हैं वैसे वैसे लेजिटिमेशन घटती जाती है। अब कोई पार्टी काम कर रही है, कोई भी सरकार काम कर रही है और उसके खिलाफ नारे चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, तो उनको तो रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा ना। तो इस तरह से चीज़ें होती है, डीलेजिटिमेशन होती है। ओके, तो डीलेजिटिमेशन में यही दिया गया हमें, बाकी आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मैनिपुलेटेड कंसेंट। मैनिपुलेशन का मतलब आपको पता होगा किसी को बातों से बहला फुसला कर चेंज करना। तो जैसे कि ज़्यादातर नेता लोग करते ही है कि अपने अच्छे अच्छे वादे देंगे, लोगों को मैनिपुलेट करेंगे कि आपका धर्म ये, आपकी जाति ये है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये एक तरह की मैनिपुलेशन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जब नाज़ी हुई थी जर्मनी में, तो उस तरह से कंसेंट को मैनिपुलेट किया गया था। तो ये सब चीज़ें बताई गई है यहाँ पे। नेक्स्ट है पर्सनल ऑफ द स्टेट मशीन, द एलीट। द एलीट का मतलब क्या होता है, वो बड़े बड़े लोग कौन से, जो व्यापारी है, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि रशियन रिवॉल्यूशन के बाद जो पावर स्ट्रक्चर था वो कुछ ही लोगों के हाथों में आ गया था, जिसकी वजह से जो है एलीट जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ने लगी, क्योंकि उनके पास पावर है, पर्सनल ऑफ द स्टेट है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।